नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे लापरवाह नौजवान की कहानी बताने जा रहे हैं जो आगे चल कर के भारत का राष्ट्रपिता बना। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से पहचाना जाता है। बाद में इनको महात्मा भी कहा गया। वो एक चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज़ उठाई। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि अहिंसा और शांति का ये पुजारी, जो खुद एक अमीर खानदान से ताल्लुकात रखता था, वो शख्स कैसे भारत के गरीबों का नुमाइंदा बन गया और किशोरावस्था में एक बागी होते हुए भी वो आगे चल करके किस प्रकार राष्ट्रपिता बना। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत के पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका परिवार एक अमीर खानदान था। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान हुआ करते थे। उनकी मां एक धार्मिक महिला थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थी और उपवास रखा करती थी। मां ने मोहन को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांधी को हमेशा शाकाहारी बने रहने की हिदायत दी। मां से बालक मोहन को धार्मिक सहिष्णुता, साधारण रहन सहन और अहिंसा की सीख मिलती रही। बच्चों को अच्छी परवरिश देने की नीयत से मोहनदास के पिता अपने परिवार को रहने के लिए पोरबंदर से राजकोट ले गए। यहाँ अच्छी तालीम का इंतजाम हुआ और मोहनदास को अंग्रेजी शिक्षा दी गई। 13 वर्ष की उम्र में मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। वो राजकोट की रहने वाली थी और शादी के वक्त कस्तूरबा मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी कि 14 वर्ष की थी। उस दौर में मोहनदास गांधी एक बागी नौजवान थे। परिवार की परंपराओं के खिलाफ जाकर मोहनदास करमचंद गांधी ने चोरी करना, शराब पीना और मांसाहार करने जैसे कई बुरे काम शुरू कर दिए थे। फिर भी उस उम्र में मोहनदास को अपने अंदर सुधार लाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नज़र में पाप था, वे प्रायश्चित करते थे। इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में किया है। जब मोहनदास करमचंद गांधी के पिता मृत्युशैया पर थे, मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए और उसी वक्त उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के बाद गांधी को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उनके पहले बच्चे का निधन जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया, तो गांधी ने इसे अपने पाप के लिए ईश्वर का दंड माना। अपने पिता की मौत के वक्त उनके पास न होने पर गांधी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा था और खुद को अभागा मानता था। मैं अपने पिता के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो ये सोचा कि अगर वासना मुझ पर हावी नहीं होती तो मेरे पिता मेरी बाहों में दम तोड़ रहे होते। मोहनदास गांधी बंबई के भावनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थे। तभी उन्हें लंदन के मशहूर इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई करने जाने का प्रस्ताव मिला। परिवार के बुजुर्गों ने मोहनदास को समझाया कि विदेश पढ़ने जाने पर वो जात से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन बड़ों के ऐतराज को दरकिनार करके गांधी पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लंदन में मोहनदास गांधी पूरी तरह पश्चिमी रंग ढंग में रंग गए, लेकिन लंदन में उस वक्त चल रहे शाकाहारी आंदोलन में उन्हें अपने लिए भाईचारा दिखा और वो उससे जुड़ गए। साथ ही लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी उन्हें अपने बचपन में मिली हिंदू मान्यताओं की सीख के लिए और लौटने की प्रेरणा मिली, जो मोहनदास की मां ने सिखाया था। मांसाहारी भोजन, शराब से तौबा और यौन संबंधों से दूरी बनाकर मोहनदास दोबारा अपनी जड़ों की तरफ लौटे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेरणा से उन्हें विश्व बंधुत्व का अपना सिद्धांत बनाया, जिसे सभी इंसानों और धर्म को मानने वालों को बराबरी का दर्जा देने का सपना था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास गांधी भारत लौट आए और वकालत करने लगे। वो अपना पहला मुकदमा हार गए। इसी दौरान उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी के घर से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना से बेहद अपमानित मोहनदास गांधी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफ़र कर रहे थे तो मोहनदास गांधी को एक अंग्रेज ने सामान सहित
डिब्बे से बाहर फेंकवा दिया। दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों से हो रहे सौतेले बर्ताव और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहां के नटाल सूबे में गांधी ने भारतीयों बाकी समाज से अलग रखने के खिलाफ लड़ना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारियों के लिए और उनको अधिकार जगाने के लिए, उनको अधिकार प्रदान करने के लिए इस संघर्ष के दौरान ही गांधी ने स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों के प्रयोग शुरू किए, जो उनके अहिंसा के व्यापक विचार का हिस्सा थे। इसी दौरान गांधी ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और सफेद धोती पहनना शुरू कर दी, जिसे हिंदू परंपरा में गमी का वस्त्र माना जाता है। 1913 में मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान पहली बार मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे भारतीय मजदूरों के खनन कर्मियों और खेतीहर मजदूरों को एकजुट किया और उनको अगुवा बनाया, उनको आगे रखा। पिछले कई वर्षों के अपने संघर्ष को याद करते हुए मोहनदास गांधी ने 2002 से 21 लोगों के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक विरोध की पदयात्रा निकालने का फैसला किया। इसे उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा का नाम दिया। इस दौरान यात्रा के समय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी शुरू की गई हड़ताल और ज़्यादा फैल गई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज हुकूमत को भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध गांधी की इस जीत को इंग्लैंड के अखबारों ने जमकर प्रचारित किया। इस कामयाबी के बाद गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने और पहचानने लगे। दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन की कामयाबी के बाद मोहनदास गांधी एक विजेता के तौर पर स्वदेश लौटे। भारत आने के बाद मोहनदास गांधी और कस्तूरबा ने तय किया कि वो रेलवे के 3रे दर्जे के डिब्बे में पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। इस भारत यात्रा के दौरान गांधी ने अपने देश की गरीबी और आबादी की ओर देखा तो उन्हें जबरदस्त सदमा लगा। इसी दौरान गांधी ने अंग्रेज हुकूमत के लिए बनाए गए काले कानून रूलेट एक्ट के विरोध का ऐलान किया। इस कानून के तहत सरकार को ये ताकत मिल गई थी कि वो किसी भी नागरिक को केवल चरमपंथी के शक पर गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती थी। मोहनदास गांधी के कहने पर पूरे देश में हजारों लोग इस एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन इस दौरान कई जगह हिंसा भड़क उठी। अमृतसर में जनरल डायर ने 20,000 लोगों की भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1300 से अधिक लोग जख्मी हो गए। इस हत्याकांड के बाद गांधी को ये यकीन हो गया कि उन्हें भारत की आज़ादी का आंदोलन शुरू करना चाहिए। अपनी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से गांधी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन गए, एक प्रमुख चेहरा बन गए। वो ब्रिटेन से भारत की आज़ादी के आंदोलन के भी अगुवा बन गए। संघर्ष के लिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनमानस बनाया और जनमानस के बीच में एक लोकप्रिय पार्टी बना दिया। उससे पहले कांग्रेस अमीर भारतीयों का एक समूह हुआ करती थी। गांधी ने भारतीय और धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों को आज़ादी के आधार पर भारत के लिए आज़ादी मांगी। उनका मानना था कि सभी धर्म यहाँ रह सकते हैं और धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। गांधी के अहिंसक आंदोलन की अपील पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को भारतीय समाज के सभी वर्गों और धर्मों का समर्थन मिलने लगा। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों से कहा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाए। गांधी की अपील पर भारत की जनता ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में ब्रितानी हुकूमत ने गांधी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। जब एक अखबार ने गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत का एक देसी लिबास पहनता हूं, क्योंकि यह भारतीय होने का सबसे आसान और कुदरती तरीका है। अब अंग्रेज हुकूमत के लिए गांधी के आंदोलन और उनकी मांगों की अनदेखी करना मुमकिन नहीं रह गया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनयिक भविष्य पर बातचीत करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया। लेकिन इस चर्चा से अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को दूर रखा। इससे गांधी बहुत नाराज हुए। उन्होंने अंग्रेजों के नमक
कानून के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उस वक्त के ब्रिटिश कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। इसके चलते भारतीयों को अंग्रेजों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी ने हजारों लोगों की भीड़ के साथ दांडी यात्रा निकाली और ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी का आंदोलन लगातार फैल रहा था। हजारों लोगों ने अंग्रेज हुकूमत को टैक्स और राजस्व अदा करने से मना कर दिया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। तब गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। नमक सत्याग्रह के बाद एक मुट्ठी नमक बनाते हुए गांधी ने कहा था, इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। गांधी लंदन में हो रहे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इकलौते प्रतिनिधित्व थे। भारतीय परिधान में लंदन के इस सम्मेलन में पहुंचकर उन्होंने भारत की एक ताकतवर छवि पेश की थी, लेकिन गोलमेज सम्मेलन गांधी के लिए विफल रहा। ब्रिटिश साम्राज्य भारत को आजाद करने को तैयार नहीं था। साथ ही मुसलमान, सिख और दूसरे भारतीय प्रतिनिधि गांधी के साथ नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि गांधी सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि गांधी को ब्रिटिश बादशाह जॉर्ज पंचम से मिलने का मौका मिला। साथ ही गांधी ने लंकाशायर स्थित मिल के मजदूरों से भी मुलाकात की। इस सार्वजनिक मुलाकातों से गांधी को खूब शोहरत मिली। साथ ही भारत की राष्ट्रवादी मांग के लिए ब्रिटिश जनता की हमदर्दी भी उन्होंने हासिल कर ली। गांधी के इस ब्रिटेन दौरे के बारे में ताकतवर ब्रिटिश राजनेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ये बहुत डरावना और घृणास्पद है कि गांधी जो एक देशद्रोही और औसत दर्जे के वकील हैं, अब अपनी नुमाइश फकीर के तौर पर कर रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में अपनी नाकामी के बाद गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया। पार्टी के भीतर वो हाशिए पर चले गए थे। जब चर्चिल ने नाजियों के खिलाफ जंग में भारत को ब्रिटेन का समर्थन करने को कहा, तो गांधी इस बात पर अड़ गए कि भारत को तब तक ब्रिटेन का नजरिए नाजियों के खिलाफ जंग में समर्थन नहीं करना चाहिए जब तक भारतीय अपने ही घर में गुलाम है। अब गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक नए अहिंसक आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद गांधी को जेल में रिहा करने की मांग को लगातार देश में हिंसक आंदोलन होते रहे, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल झुकने को तैयार नहीं थे। जेल में ही गांधी की पत्नी कस्तूरबा की मौत हो गई। इसके कई महीनों बाद 1944 में गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से पहले गांधी ने कहा था, या तो हमें भारत को आजाद कराना चाहिए या इस कोशिश में अपना बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर आजीवन गुलामी का जीवन नहीं जी सकते। हमको इस बात पर राजी नहीं होना चाहिए। भारतीयों के बीच बढ़ती आज़ादी की मांग दिनों दिन तेज होती जा रही थी। आखिरकार मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के लिए चर्चा करनी शुरू कर दी, लेकिन इसका नतीजा वो नहीं निकला जिसके लिए गांधी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र देश बनाए गए। ये बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। राजधानी दिल्ली में जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन एकजुट देश को गांधी का सपना बिखर गया था। बंटवारे की वजह से बड़े पैमाने पर हत्याएं और खून खराबा हो रहा था। करीब 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। दुखी होकर गांधी दिल्ली शहर छोड़कर के कलकत्ता रवाना हो गए ताकि हिंसा को रोककर शांति स्थापित कर सके। देश के बंटवारे की वजह से जबरदस्त हिंसा हुई। कलकत्ता से गांधी दिल्ली लौटे ताकि वहां रह रहे उन मुसलमानों की हिफाजत कर सके जिन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में ही रहने का फैसला किया था। गांधी जी ने इन मुसलमानों के हक के लिए अनशन करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक दिन जब वो दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो उन पर एक हिंदू कट्टरपंथी ने हमला कर दिया। गांधी को सीने में 3 गोलियां मारी गईं। हिंदू कट्टरपंथी के गढ़ में गांधी की मौत का जश्न मनाया गया, लेकिन ज्यादातर भारतीयों के लिए महात्मा गांधी की मौत एक राष्ट्रीय आपदा थी। दिल्ली में जब महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो
उस समय वहां पर 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरी दुनिया में लोगों ने अहिंसा और शांति के पुजारी इस शख्स के गुजर जाने का मातम मनाया। गांधी अपने जीते जी एकीकृत भारत का सपना पूरा होते नहीं देख सके। मौत के बारे में खुद महात्मा गांधी ने कहा था, मौत के बीच जिंदगी अपना संघर्ष जारी रखती है। असत्य के बीच सत्य भी अटल खड़ा रहता है। चारों ओर अंधेरे के बीच रोशनी चमकती रहती है। मित्रों, ये तो थी एक लापरवाह नौजवान की कहानी जो आगे चल करके पूरे भारत का राष्ट्रपिता बना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।